कक्षा 11 जिंदगी चलती रहती है। हिमानी जी पहले आर्मी में थी। वो आर्मी में मेटल ग्रिप के नाम से प्रसिद्ध थी। उनका स्वभाव काफी जिद्दी था। मेटल ग्रिप के नाम के अनुसार देश का सबसे पावरफुल बिजनेसमैन भी उनके प्यार में पड़ गया थे। उस समय हर्षवर्धन जी शहर के जाने माने कसनोवा के नाम से जाने जाते थे। लेकिन अब उनकी शादी को 50 साल होने को है। फिर भी उनका नाम कभी किसी के साथ नहीं जुड़ा है, क्योंकि वो वास्तव में अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करते हैं। उनकी लव स्टोरी से शहर में काफी लोगों को उनसे जलन होती थी। युवान, हम सिर्फ चाहते हैं कि तुम शादी करो। ये जरूरी नहीं है कि तुम हमारे ही स्टेटस की किसी लड़की से शादी करो। तुम सिर्फ उसी लड़की से शादी करना जिसे तुम पसंद करते हो, जिसे देख तुम्हें ये लगे कि तुम उसके साथ अपना पूरा जीवन बिता सकते हो। तुम्हारे दादाजी और मुझे भी देखो, हम भी तो इस दौर से गुजरे हैं, है ना? भले ही दो लोग एक दूसरे के प्यार में पागल हो, लेकिन शादी के बाद एडजस्ट होने में समय लगता है। क्या पहले शादी और फिर प्यार में पड़ने का रिवाज नहीं था? तुम बस एक ऐसी लड़की को ढूंढो जिसे तुम पसंद करते हो और जिसका फैमिली बैकग्राउंड डिसेंट हो। हिमानी जी एक लंबा भाषण देने से खुद को रोक नहीं पाई। युवान को भी 2 साल पहले से ही ऐसे भाषण की आदत हो गई थी। युवान, तुम सुन रहे हो ना? युवान को पूरे टाइम चुप रहते देख हिमानी जी ने उससे पूछ। युवान ने चाय की एक चुस्की ली और चाय के कप को अपने बगल वाली टेबल पर रख दिया और पर्दा उठाकर खिड़की के पास चला गया। उसने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, आप लोगों को मेरे बारे में इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपको दादाजी के साथ कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए। तन्वी ने कल मुझे कॉल किया था और वो कह रही थी कि वो जल्दी ही वापस आने वाली है। आप दोनों फ्रांस जा सकते हो और वो आप दोनों को वहाँ घूमने ले जाएगी। घूमने के लिए फ्रांस एक अच्छी जगह है। स्पष्ट रूप से इस मामले के बारे में वो फिर से बात नहीं करना चाहता था। युवान थक चुका था और उसकी आवाज भी शांत और थकी हुई लग रही थी। बेशक हिमानी जी ने उसकी आवाज से उसका हल जान लिया था। फोन की दूसरी तरफ से एक आह भरने की आवाज आई। उसके बाद हर्षवर्धन जी की आवाज आई, युवान, इस बार तुम अपनी दादी की बात सुनो और पास्ट को पास्ट में ही रहने दो। जिंदगी चलती रहती है ना? युवान अवाक रह गया। सही है, जिंदगी चलती रहती है। भले ही श्रव्या जानती थी कि वो उन लोगों से फिर से मिलेंगी, लेकिन उसे इतनी जल्दी मिलने की उम्मीद नहीं थी। वर्किंग टाइम में पवेलियन प्लाजा के आसपास बहुत भीड़ थी। हर कोई जल्दी में था और इतनी भीड़ के बीच अपना रास्ता करते हुए निकल रहा था। बिजी सड़कों पर वाहनों की अवर जवर स्पीड से हो रही थी। धैर्य लंबी हाइट की वजह से भीड़ में भी अलग दिख रहा था। उसका सख्त चेहरा हमेशा की तरह ही हैंडसम दिख रहा था। 3 साल पहले की तुलना में उसमें सिर्फ एक ही चेंज आया था। उसके चेहरे पर अब मैच्योरिटी दिख रही थी। श्रव्या ने मन ही मन सोचा, मैं उस इंसान को नहीं जानती, ऐसा प्रिटेंड करना कोई बड़ी बात नहीं है। श्रव्या ने अपनी आंखें उससे हटा ली और अपना ध्यान फाइल में लगा दिया। जैसे ही वो मुड़ी, उसने ऐसा दिखावा किया कि उसने किसी को नहीं देखा है। अपने श्रव्या, किसी ने उसे आवाज लगाई और उसके कदम रुक गए। वो अच्छे से जानती थी कि ये आवाज किसकी है। श्रव्या रुकी और अपने हाथों में पकड़े दस्तावेजों को कसकर पकड़ लिया। उसकी उंगलियां पीली पड़ गई थी और आगे बढ़ने से पहले उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। उसकी असिस्टेंट ने देखा कि क्या हुआ है, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, बस लॉयल्टी से श्रव्या को फॉलो कर रही थी। श्रव्या को खुद को इग्नोर कर आगे बढ़ते देख विराज का चेहरा काला पड़ गया था। उसने जल्दी से आगे बढ़कर उसे पकड़ने की कोशिश की और श्रव्या के कंधे को पकड़ लिया। श्रव्या, रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। श्रव्या को रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने धैर्य की ओर देखा और मुस्कुरा दी, हमें और क्या बात करनी है? श्रव्या की आवाज शांत लग रही थी, लेकिन उसकी बातों में बेरुखी थी। जैसे ही धैर्य ने उसकी ओर देखा, श्रव्या ने अपना कंधा पीछे की ओर कर लिया, जिससे धैर्य का हाथ हवा में ही रह गया। उसने दस्तावेज का फोल्डर बंद कर दिया और उसे अपने असिस्टेंट को दे दिया।
बदलाव के बाद के हिस्से के बारे में ध्यान से पढ़ना। कल सुबह मार्केट का नए से रिसर्च करना और इसे कंप्लीट कर अगले सोमवार को मुझे दे देना। इसके अलावा मुझे रॉयल व्यूज विला प्रोजेक्ट के तीसरे स्टेज की डिटेल भेज देना। मुझे कल सुबह उसकी जरूरत है, सिया ने सरलता से समझाया। ओके, डायरेक्टर सिन्हा। असिस्टेंट मेघना ने सिर हिलाया। डायरेक्टर सिन्हा, अभी सोहम ने रेनबो स्काई एंटरटेनमेंट सिटी के लिए डेटा भेजा है। प्लीज इसे एक बार देख लीजिए। मेघना ने श्रव्या को एक नीला फोल्डर थमा दिया। श्रव्या ने वो फोल्डर लिया और पलटकर देखने लगी। उसने एक बार सभी चीजों को ऊपर से देखा और सिर हिलाया। मम्मा, ठीक लग रहा है। आज के लिए इतना काफी है। सारे डॉक्यूमेंट को वापस ऑफिस में रखने के बाद और तुम्हारे लिए आज के दिन का सारा काम खत्म हो गया है। पार्किंग से कार लेकर आओ। श्रव्या ने दस्तावेज के फोल्डर को बंद कर दिया और मेघना को वो दस्तावेजों का फोल्डर और कार की चाबी दे दी। ओके, डायरेक्टर सिन्हा। मेघना ने उसके हाथों से दोनों चीजें लेकर पार्किंग की ओर चली गई। पिछले 3 सालों में वो काफी बदल गई थी। कभी शांत रहने वाली श्रव्या अब कहीं नहीं थी। उसकी जगह सख्त और दुश्मनी से भरी हुई श्रव्या ने ले ली। उसने एक अलग लेकिन सक्षम और दृढ़ व्यक्ति की छवि बनाई थी। धैर्य ने स्ट्रीट लैंप की ओर देखा, फिर अपनी नज़र उस लड़की पर डाली जो उसके पास थी। कुछ सोचने के बाद वो उसके पास गया। श्रव्या, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें अतीत में धोखा दिया। धैर्य उसके पीछे आकर रुक गया और फिर उस दिशा में देखा जहां वो देख रही थी। बाहर घने बादलों के साथ आसमान में अंधेरा था, जिस वजह से सब भूरा दिखाई दे रहा था। उसने पलक झपकाई, फिर आह भरते हुए कहा, आई एम सॉरी श्रव्या। अगर इससे तुम्हें बेहतर फील करती हो तो मैं उम्मीद करूंगा तुम इस गलती की सजा किसी और को नहीं दोगी। बस इन सब के लिए मुझे ब्लेम करना। कुछ पल के लिए श्रव्या को अपनी दिल पर भारी दबाव महसूस हुआ और वो लगभग बेहोश होने वाली थी। हालांकि उसके घमंडी और जिद्दी स्वभाव की वजह से वो कभी भी किसी और के सामने अपनी कमजोरी नहीं दिखाती थी। ग्रे आकाश की ओर देखते हुए वो उसकी ओर देखे बिना भी हंस पड़ी। मैंने सोचा था कि बाकी लोगों की तरह आप मुझसे पूछेंगे, हेलो तुम कैसी हो, लेकिन ऐसा लगता है। श्रव्या अब ये नहीं सोचना चाहती थी कि धोखेबाज कौन था। वो उस दर्द को फिर से नहीं जीना चाहती थी जो उसने पिछली जिंदगी में झेला था। इस लाइफ में वो उनके बारे में कुछ भी जानना नहीं चाहती थी। फिर भी उसके दिल में काले बादल छाए हुए थे। भारी बारिश या भयंकर तूफान के बिना ये दूर नहीं होने वाला था। एक परछाई हवा में तैर गई। श्रव्या, तुमने अपने दृढ़ निश्चय को ओवर एस्टिमेट किया था। तुम इतनी दुखी क्यों हो? क्योंकि तुमने कभी परवाह करना बंद नहीं किया है। क्यों? मुझे तुम पर यकीन नहीं है। श्रव्या ने एक गहरी सांस ली और ऊपर की उस परछाइयों को देखने के लिए देखा और फिर उसने महसूस किया कि आसमान में अंधेरा हो गया है। रास्ते की स्ट्रीट लाइट जलने लगी है, उन लाइट्स का प्रकाश जमीन पर रहा था। श्रव्या ने प्लाजा में भीड़ को टहलते हुए देखा और आह भरते हुए कहा, काश हम एक दूसरे को कभी नहीं जानते, कि मैं तुमसे कभी नहीं मिलती, तब कम से कम मुझे लाइफ में तकलीफ तो नहीं उठानी पड़ती। श्रव्या मुड़कर और स्ट्रीट लाइट्स की ओर चल दी। उसने उसकी ओर नहीं देखा। उसने सड़क पार करने जाने से पहले कहा, मैंने पहले ही इस बात को जाने दिया है। हम अब से अजनबी हैं, इसलिए प्लीज मुझे फिर कभी परेशान मत करना और मैं भी ऐसा ही करूंगी। इन शब्दों के साथ श्रव्या धैर्य को छोड़ आगे बढ़ गई और वो हवा की तरह स्ट्रीट लाइट के बीच गायब हो गई। जैसे ही धैर्य ने उसे धीरे धीरे अपनी आंखों से ओझल होते हुए देखा, उसने अपने दिल में कुछ महसूस किया, जैसे कोई खास चीज उससे दूर जा रही हो। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली, जैसे कि वो उस चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो, फिर भी उसके हाथ खाली रहे। वो कुछ भी नहीं पकड़ सका। उसने सूनी स्ट्रीट लाइट्स को देखा और अचानक उसे कई पुरानी बातें याद आईं। कई साल पहले 2 मूवी टिकट लेकर एक लड़की इन स्ट्रीट लाइट्स के नीचे खड़ी थी और पूरी रात उसका इंतजार करती रही ताकि उसे फिल्म देखने के लिए इनवाइट कर सके।
बहुत समय पहले वो लड़की उसके लिए टेलर स्विफ्ट के ऑटोग्राफ की हुई म्यूजिक एल्बम लेने के लिए हजारों मील दूर जाती थी। बहुत लंबे समय पहले, उस समय चीजें सच में बहुत आसान थीं। वो लोग उस समय बहुत मासूम थे। उसने उसके लिए जो कुछ भी किया उसके लिए वो हमेशा उसका एहसानमंद रहेगा। विदेश में रहने के दौरान वह कभी कभी अपने दोस्तों से उसके बारे में पता लगाने के लिए कहता था, और ये जानकर उसे काफी राहत महसूस होती थी कि वो अपनी लाइफ अच्छे से जी रही है। किसी का एहसानमंद होना प्यार नहीं है। बहुत से लोग दूसरों के आभारी होते हैं, लेकिन वो उनसे प्रेम नहीं करते। वो सिर्फ श्रव्या से माफी मांग सकता था। हालांकि जब उसने श्रव्या को अपनी ओर पीट करके जाते हुए देखा, तो उसे अंदर से बहुत दुख हुआ, जैसे कि उसने अभी अभी कोई खास चीज खो दी हो, जिसे वो फिर कभी वापस हासिल नहीं कर सकता। कार रास्ते पर दौड़ रही थी। श्रव्या ने पहले कंपनी जाकर सभी दस्तावेज अपनी जगह रख दिए। जब तक वो कंपनी से बाहर आई, वर्किंग टाइम खत्म हो चुका था और बाहर आसमान में पहले से ही अंधेरा हो चुका था। नीचे श्रव्या की असिस्टेंट मेघना ने उसे ग्रीट किया। डायरेक्टर सिन्हा, मैं अब घर जा रही हूँ। आप भी सेफली ड्राइव करना। श्रव्या ने रात के शांत आसमान की ओर देखा। उसने किसी बारे में सोचा, फिर कहा, मेरी कार में बैठो। तुम्हारा घर रास्ते में है। मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूंगी। कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टर सिन्हा। वैसे भी इस समय अभी सिटी बस के आने का टाइम है। ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। मेघना मुस्कुराई। इस समय सिटी बस में काफी भीड़ होगी। इत्तेफाक से मैं चाय पत्तियों के लिए तुम्हारे घर के पास वाली चाय की दुकान पर जाने वाली हूँ। श्रव्या ने अपनी जेब से कार की चाबियां निकाली और ड्राइविंग सीट की ओर जाने से पहले शांति से कहा। उसने कार का दरवाजा खोला और बहुत जल्दी से अंदर बैठ गई। मेघना एक पल के लिए झिझकी, फिर आगे की पैसेंजर सीट पर बैठ गई। उसने अपनी सीट बेल्ट लगाई और एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ उसको थैंक यू कहा। थैंक यू, डायरेक्टर सिन्हा। श्रव्या ने कार स्टार्ट करने से पहले म्यूजिक प्लेयर में लापरवाही से एक सीडी डालने से पहले थोड़ा सिर हिलाया। फिर वो अपने रास्ते जाने के लिए निकल गए। स्पीकर से जो गाने बज रहे थे, वे गाड़ी चलाने के लिए एकदम सही म्यूजिक था। मेघना को लगा कि म्यूजिक जाना पहचाना है, फिर भी वो उनके नामों को गैस नहीं कर पा रही थी। उसने श्रव्या को देखने के लिए अपना सिर घुमाया, ये देखकर कि वो एक हाथ की कोहनी खिड़की पे टिकाए, उस हाथ पर अपना सर रखे हुए थी। दूसरे हाथ से स्टीयरिंग व्हील को मजबूती से पकड़ रखा था। उसकी थकी हुई आंखें आगे देख रही थीं। कार की खिड़की से ठंडी हवा आती रही, उसके खूबसूरत बालों को लहरा रही थी। मेघना एक पल के लिए झिझकी, लेकिन फिर भी खुद को रोक नहीं पाई। डायरेक्टर सिन्हा, क्या आपने हाल ही में अच्छे से रेस्ट नहीं किया है? आप बहुत थके हुए लग रहे हो। जब उसने ये सुना तो श्रव्या एक पल के लिए चौंक गई, लेकिन फिर उसने शांत आंखों से मेघना को एक नज़र देख वापस नजरें सामने कर दी। मैं ठीक हूँ, डायरेक्टर सिन्हा। ऑफिस के क्लीग आपके बारे में चुपके से बात करते हैं। मेघना ने अचानक अपने बगल वाली लड़की, जो कि उसकी बॉस थे, उससे बात करने के लिए एक टॉपिक पूछना चाहती थी। भले ही डायरेक्टर सिन्हा आमतौर पर बहुत सख्त दिखती थी, लेकिन वो समझती थी कि डायरेक्टर सिन्हा वास्तव में बहुत ही मिलनसार और उदार इंसान है। वो अपने एम्प्लॉय के प्रति बहुत केयरिंग और विचारशील थीं। जब मेघना के पिता बीमार पड़ गए थे और हॉस्पिटल में भर्ती थे, तो इलाज के महंगे खर्च उनकी आर्थिक परिस्थिति से कहीं ज्यादा थे। डायरेक्टर सिन्हा को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने आर्थिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करने के लिए तुरंत 5 लाख रुपए दिए थे, और वो डायरेक्टर सिन्हा के प्रति काफ़ी एहसानमंद थीं। मेघना ने ये भी सुना था कि वो अक्सर शहर के नॉर्थ में एक अनाथालय की हेल्प करती है। उसने उस अनाथालय को बहुत हेल्प की है। वो लोग क्या कहते हैं? श्रव्या ने स्पष्ट रूप से पूछा। वो अच्छी तरह से जानती थी कि हर कंपनी के एम्प्लॉयों के पास कुछ अंदरूनी गॉसिप होती है, जो ज़्यादातर पर हाई अथॉरिटी के बारे में होती है, इसलिए उसने इस बात की उम्मीद थी कि वो लोग उसके बारे में भी बात करते होंगे। वे कहते हैं कि आप बहुत टैलेंटेड और खूबसूरत हो, फिर भी आप बहुत मिस्टीरियस हैं।
उन्हें जानता होता है कि आप सिंगल हैं या नहीं। डायरेक्टर सिन्हा, कंपनी के बहुत सारे लड़कों का आप पर क्रश है, लेकिन वो लोग आपको इम्प्रेस करने की हिम्मत नहीं करते। हालांकि मुझे लगता है कि जो व्यक्ति आपसे शादी करेगा वह निश्चित रूप से खास होगा। वो बहुत ही लकी होंगे। मेघना को लगा कि श्रव्या आज कुछ अच्छे मिजाज में है, इसलिए उसने ये बातें कहने की हिम्मत की थी। लकी, श्रव्या धीरे से बुदबुदाई, फिर हंसी पड़ी। उसकी आंखों में खुद के प्रति उपहास था, फिर उसकी नजरें फिर से धुंधली हो गई। जब मेघना ने देखा कि श्रव्या अचानक चुप हो गई है, तो उसने आगे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की और कार में फिर से खामोशी छा गई। श्रव्या ने मेघना को उसके घर के पास की चाय की दुकान पर छोड़ दिया और चाय की पत्तियां ले ली। क्या सच में धैर्य और श्रव्या एक दूसरे के लिए अजनबी रहेंगे? चैप्टर 12 नशे में। श्रव्या जब रेनबो एंटरटेनमेंट सिटी के अंदर आते एक हाई क्लास क्लब के पास से गुजरी, तो उसने वहां कार रोक दी। भले ही ये जगह सिटी के सेंटर में नहीं थी, फिर भी वहां काफी भीड़ भाड़ थी। श्रव्या अंदर चली गई। वहां अंदर काफी हलचल थी। स्टेज पर खड़ा सिंगर जोश से यहाँ से वहां चलते फिरते गाना गा रहा था। सामान्य बारों से काफी अलग था, जहां हमेशा इंटर करते ही हाई वॉल्यूम म्यूजिक सुनने को मिलता है। रेनबो एंटरटेनमेंट क्लब अन्य क्लबों की तुलना में शांत था। श्रव्या पहले यहाँ कुछ ही बार आई थी, हालांकि वो ऐसी जगहों पर अक्सर नहीं जाती थी। श्रव्या अपने दिल में घुटन महसूस कर रही थी, इसीलिए यहाँ आई थी। यदि ऐसा नहीं होता तो वो यहाँ कभी नहीं आती। श्रव्या बार के एक अंधेरे कोने में बैठ गई। जब बारटेंडर ने मुस्कुराकर उससे पूछा, मिस, आप क्या पीना चाहेंगी? विस्की की एक बोतल, प्लीज, श्रव्या ने धीरे से कहा। जब उसने बारटेंडर की थोड़ी चौंकता हुआ रिएक्शन देखा, तो उसने अपनी नजरें नीचे की ओर कर दी। मिस, विस्की बहुत स्ट्रांग है। मेरा सुझाव है कि आप कुछ और ट्राई करें। लड़कियां कभी भी इसका ऑर्डर नहीं देती है। बारटेंडर एक अच्छा इंसान था और अपना काम कर रहा था। फिर वो मुस्कुराया और बोला, बहुत सी लड़कियों को ब्लडी मेरी और ब्यूटी एलिक्सिर जैसी ड्रिंक्स पीना पसंद करती है। क्या आप इसे ट्राई करना चाहती हैं? कोई जरूरत नहीं है, बस मेरे लिए विस्की ले आओ। श्रव्या ने बस इतना कहा और उसने अपने सिर पर हाथ रख दिया। मिस, आपकी विस्की के लिए क्या आपको चाहिए? इससे पहले कि बारटेंडर अपनी बात खत्म कर पाता, श्रव्या ने उसे आगे बोलने से रोकने के लिए पहले ही हाथ उठा दिया। फिर उसने बोतल उठाए और अपने लिए ड्रिंक बनाकर पी ली और अपना गिलास नीचे कर रख दिया। श्रव्या ने जब एक ही बार में गिलास खाली किया, तो जलन तुरंत उसके गले से नीचे और फिर उसकी चेस्ट तक फैल गई। उस पल में ऐसा लगा जैसे उसका पूरा अस्तित्व जलकर खाक हो गया हो। कल्ब में चकाचौंध करने वाली रोशनी टिमटिमाती रही थी और इस उदास कोने को रोशन कर रही थी। स्टेज पर एक के बाद एक सॉन्ग बदलते गए। श्रव्या को नहीं पता था कि उसने कितने गिलास पी लिए थे, लेकिन चाहे कितने ही गिलास पिए हो, वो अभी भी अनिश्चितता से पूरी तरह होश में थी। कुछ बातें ऐसी थीं जिन्हें वो भूलना चाहेगी, लेकिन कुछ भी हो जाए वो भूल नहीं पा रही थी। न केवल वो उन्हें भूल नहीं पाती, बल्कि इस समय उसके दिमाग में अविश्वसनीय रूप से क्लियरली ये विचार आया कि क्या वो इस बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ दे तो क्या उसे पा सकती है। धैर्य उसके साथ सभी रिश्ते तोड़ दिए है। श्रद्धा की आंसुओं से भरी आंखें उससे माफी की भीख मांग रही है। अपने पापा से दुश्मनी, अपनी माँ की उदासीनता और सभी रिश्तों की गर्माहट धीरे धीरे फीकी पड़ रही है। नई जिंदगी पाने के बाद श्रव्या ने खुद से 1000 से अधिक बार पूछा था कि क्या वो आगे बढ़ सकती है और अपने पास्ट को पास्ट में रहने दे सकती है। फिर भी वो उसके जवाब के बदले हर बार खाली हाथ रहती थी। वो ये सब कैसे कर पाएगी? वो उन्हें कैसे अपनी यादों से मिटाए? पिछले जन्म में उसने सब कुछ करके देख लिया था और बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसने जो कुछ भी किया वो कभी भी कुछ भी नहीं बदल सकी। यहाँ तक कि वो कभी भी अपने माँ पापा की सुलह भी नहीं करा पाई थी। श्रव्या धैर्य को अपने पास लौटने और खुद से प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती थी। शायद वो कभी उसका था ही नहीं, फिर वो उसे अपने पास लौटने के लिए कैसे मना सकती है। श्रव्या ने अपना सिर नीचे किया और अपने आप पर हंसी पड़ी।
उसकी नज़रें थोड़ी धुंधली हो गई थी। उसने गिलास में घूमते हुए प्रवाही में अपने असहनीय भिखारी रूप को देखकर निराश हो गई। अचानक उसे कड़वाहट का एहसास हुआ। खुद को देखो, श्रव्या, अभी खुद के हारे हुए अस्तित्व को देख। तुम सच में कब समझोगी कि एक बार जब कोई आपको छोड़कर चला जाता है, तो तुम कितनी भी कोशिश कर लो, वो कभी वापस नहीं आएंगे। कभी वापस नहीं आते। ये बात श्रव्या से ज्यादा अच्छे से कोई नहीं जानता था। फिर भी वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। पिछली जिंदगी में जब श्रव्या को पता चला था कि धैर्य और श्रद्धा वापस आ गए हैं, तो उसने डिसाइड किया था कि वो धैर्य को एहसास दिलाएगी कि वो उसके लिए श्रद्धा से बेहतर लाइफ पार्टनर होगी। धैर्य को एहसास दिलाने और उसके करीब रहने के लिए श्रव्या ने सनशाइन वर्ल्ड कॉर्पोरेशन जैसी इंडिया की टॉप कंपनी के डायरेक्टर की पोस्ट को छोड़ दिया और खन्ना कॉर्पोरेशन में प्लानिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर की पोस्ट पर ज्वाइन किया। वो धैर्य को दिखाना चाहती थी कि वो उसके साथ हर सुख दुख की भागीदार रहेगी और कंपनी को आगे बढ़ाने में उसकी मदद करेगी। श्रव्या की हर कोशिश के बावजूद भी धैर्य ने दादाजी के जन्मदिन के कुछ दिन बाद श्रद्धा से एंगेजमेंट कर ली थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी थी। उसकी और धैर्य की भी तो सगाई हो चुकी थी। हर नाकाम कोशिश के साथ वो हर बार टूटती थी। आखिर में जब वो पूरी तरह टूट चुकी थी, तब तक उसे जोड़ने के लिए कोई अपना उसके पास नहीं था। आसमान पूरी तरह काला हो गया था। अब सड़क पर ज्यादा कारें नहीं थीं। सड़कों पर तेज हवा चल रही थी और हल्की बूंदाबांदी होने लगी, और सूखी सड़कें फिर से गीली हो गईं। श्रव्या लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ क्लब से बाहर आई। जबकि वो अभी भी पूरी तरह से होश में थी, उसका पूरा शरीर इधर उधर झूल रहा था और वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। श्रव्या को याद नहीं था कि उसने कितनी शराब पी थी। उसे बस इतना याद था कि उसने पहले जलन महसूस की और फिर उसकी महसूस करने की क्षमता शून्य हो गई। फिर एक समय पर उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। वो अपने शरीर को ठीक से आगे लेकर जाने के लिए आसपास की चीजों का सहारा ले रही थी। अपनी पूरी कोशिश के बाद कार के पास पहुंचकर उसने अपनी कार की चाबी निकाली और दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन उसके हाथ बुरी तरह से कांपने लगे और चाबी जमीन पर गिर गईं। ठंडी बारिश और तेज हवा के बीच उसे महसूस हो रहा था जैसे उसे एक पल के लिए जलती हुई आग में फेंक दिया गया, फिर अगले ही पल में एक बर्फीली ठंडी दुनिया में फेंक दिया गया। हवा का तेज झोंका उसके सिर में दर्द कर रहा था। श्रव्या को अचानक फिर से अपने सीने में तेज दर्द महसूस हुआ और वो अपनी सारी शक्ति खो बैठी और अपनी कार के ठीक बगल में फर्श पर गिर गई। उसकी आंखें जलने लगी थी। उसके सीने में दर्द और दबी हुई भावनाएं उसे बुरी तरह तोड़ रही थीं। ऐसा कई बार हुआ था कि वो बस रोना चाहती थी, वो बस शराब पीकर सब कुछ भूल जाना चाहती थी, लेकिन उसके शांत व्यक्तित्व ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। उसकी आंखें अब सूखी, इतनी सूखी थीं कि उसमें से आंसू भी नहीं निकल रहे थे। उसके आंसू शायद पिछली जिंदगी में ही सूख गए थे और अब रोने के लिए आंसू नहीं बचे थे। धैर्य, तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि तुम मुझसे प्यार करो, इसके लिए मैंने कितनी मेहनत की थी। उसने सोचा कि अगर वो ज्यादा कोशिश करेगी तो हर कोशिश के बाद उनके बीच का रिश्ता और खूबसूरत हो जाएगा और शायद एक दिन वो समझ जाए और महसूस करे कि वो कितनी अच्छी थी। आखिरकार उनकी शादी पहले से तय थी, है ना? सर, वो लड़की डायरेक्टर सिन्हा जैसी दिखती है। कार में आगे पैसेंजर सीट पर बैठा असिस्टेंट सुमित अचानक चिल्लाकर बोला। युवान जो कार में पीछे बैठ अपने लैपटॉप में डेटा चेक कर रहा था, उसकी आईब्रो ऊपर को तन गईं। उसने अपना सिर उठाया और सोहम ने जिस ओर इशारा किया था उस ओर देखा। उसने देखा कि एक लड़की पार्किंग में जमीन पर बैठी हुई थी, जैसे कि कुछ ढूंढ रही हो। सर, ये मिस सिन्हा है। विराज, जो गाड़ी चला रहा था, उसने श्रव्या को तुरंत पहचान लिया। ये डायरेक्टर सिन्हा है, ठीक है। वो नशे में लग रही है और बाहर बारिश हो रही है। सुमित सनशाइन वर्ल्ड कॉर्पोरेशन के पिछले चेयरमैन यशवर्धन मेहरा का असिस्टेंट था और वो अब युवान मेहरा का असिस्टेंट है। वो हेड ऑफिस में काम करता है और श्रव्या को जानता था।
स्मार्ट और खूबसूरत डायरेक्टर सिन्हा की उस पर हमेशा अच्छी छवि रही है। श्रव्या को पता नहीं था कि वो कब से चाबी को ढूंढ रही है। उसे अपनी चाबियां नहीं मिली। उसके कपड़े पूरी तरह से भीग गए थे और वो मुश्किल से अपनी कार के पास झुककर खड़ी हो पाई थी। जब युवान की कार उसके पास रुकी तो वो बहुत नशे में थी। उसकी आंखें ठीक से फोकस नहीं कर पा रही थीं और जब युवान उसके सामने आया तो उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसके कोमल होंठ थोड़े खुल गए और वो कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन उसके मुंह से कुछ नहीं निकला। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, वो बेहोश हो गई। युवान ने तेजी से आगे बढ़कर उसे गिरने से बचा लिया। सर, ये सच में मिस सिन्हा ही है। उनका घाव अभी तक ठीक नहीं हुआ है। युवान की बाहों में पड़ी लड़की को देखकर विराज को हैरानी हुए। शराब की तेज बदबू हवा में फैल गई थी। ये कुछ स्ट्रोंग शराब है जिसकी गंध आ रही है। डायरेक्टर सिन्हा ने कितनी शराब पी है? बेहोश श्रव्या को देखकर सुमित हैरान रह गया। उसे श्रव्या के नशे में होने की कोई भी इंसिडेंट याद नहीं था, कंपनी के डिनर के दौरान भी नहीं। सर, कार में वापस चलते हैं। बारिश तेज हो रही है। विराज ने जल्दी से कार का दरवाजा खोला। युवान की माथे पर लकीरें तन गई थी और उसने अपनी बाहों में रही लड़की तरफ देखा। उसने जमीन पर नजर डाली तो उसे वहां चाबी दिखी। जैसे ही युवान मुड़कर कार की ओर बढ़ा, सुमित ने वो चाबी उठा ली। तुम कहाँ रहती हो? युवान ने श्रव्या से कार में बैठने के बाद पूछा। हालांकि श्रव्या पहले से ही गहरी नींद में थी और उसने उसे बिल्कुल भी नहीं सुना। खांसी। श्रव्या थोड़ा खांसने के बाद असहज होकर खिड़की की ओर झुक गई। उसका शरीर कांपने लगा और वो खुद में सिकुड़ कर बैठ गई। बाल भी काफी गीले लग रहे थे। सर, हमें कहाँ जाना चाहिए? ड्राइवर की सीट पर बैठे विराज ने पूछा। युवान ने सिर उठाकर बाहर देखा और महसूस किया कि वे लोग एक चौराहे पर खड़े थे। वो मुड़ा और श्रव्या की तरफ देखा, फिर एक लिए चुप हो गया था। फिर उसने कहा, गुलमोहर विला पर वापस चलो। गुलमोहर विला रॉयल व्यूज विला में युवान का पसंदीदा विला था। फिर उसने श्रव्या को कापता देखकर पीछे से एक कंबल लेकर उसे उड़ा दिया। बाद में वो लैपटॉप को अपने पास लिया और डेटा चेक करना जारी रखा। ये देख विराज ने चुपचाप कार का तापमान बढ़ा दिया। कार बारिश के बीच से गुजरी और शहर के उत्तर की ओर चली गई। लंबे और चौड़े हाईवे को पार करने के बाद वे आखिरकार एक हाई क्लास रेजिडेंट एरिया के एंट्री पर पहुंच गए। सर, वॉचमैन ने युवान की कार को पहचान लिया और विनम्रता से उसको ग्रीट किया। इसके बाद उन्होंने गेट खोलकर कार को अंदर जाने दिया। कुछ घुमावदार रास्तों से होते हुए कार एक विला के सामने पहुंच गई। विराज ने जल्दी से गाड़ी रोकी और पीछे का दरवाजा खोला। युवान ने अपने लैपटॉप को साइड में रखा और श्रव्या की ओर मुड़ा। कार से बाहर निकलने और उसको गोद में उठाने से पहले उसने एक पल कुछ सोचा। मेरे स्टडी रूम में लैपटॉप और दस्तावेज पहुंचा दो। वो अपने विला में जाने से पहले इन शब्दों को कहकर निकल गया। सर, क्या मैं सुरेखा आंटी को बुला लूं? स्टडी रूम में लैपटॉप और दस्तावेज रखने के बाद और युवान को बेडरूम से बाहर आते देखने के बाद विराज ने चुपचाप पूछा। युवान ने बिस्तर पर पड़ी श्रव्या की तरफ देखा और सिर हिलाया। उसके लिए कुछ कपड़े भी लेते आए। इसके बाद वो स्टडी रूम की ओर चला गया। विराज ने सिर हाँ में हिलाया और कुछ नहीं कहा। उसके सर के लिए देर रात तक काम करना कोई बड़ी बात नहीं थी और काम के दौरान कोई उन्हें डिस्टर्ब करे, ये उन्हें पसंद नहीं था। तो मिस सिन्हा सनशाइन वर्ल्ड कॉर्पोरेशन की एक एम्प्लॉय भी है और एक बहुत ही कैपेबल डायरेक्टर भी। वो काफ़ी यंग और खूबसूरत लग रही थी। कोई आश्चर्य नहीं कि पुराने चेयरमैन ने उसे अपने सर के लिए श्रव्या का ध्यान रखने के लिए कहा था। विराज ने बेबसी से अपना सिर हिलाया क्योंकि उसे याद आया कि बड़ी मैडम ने उससे क्या पूछा था और वो हंस पड़ी। दरअसल उनके सर शायद वही थे जो अफवाहें कह रही थीं। वो 4 साल पहले एक कोल्ड इंसान था। आज उन्होंने अपने अकेलेपन के अलावा बाकी लोगों को खुद से दूर कर दिया था। वो पहले से भी शांत हो गए थे और दूसरों का उससे कांटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। विराज ने मन ही मन सोचा कि शायद किसी के लिए सर को फिर से वापस पहले जैसा करना असंभव है।
हालांकि सर मिस सिन्हा के प्रति अलग व्यवहार कर रहे थे। क्या वो अपवाद हो सकती है? कॉल आते ही सुरेखा आंटी जल्दी से वहां पहुंच गई। सुरेखा आंटी की युवान के काम करने के लिए रखा गया था। वो कुछ हद तक गुलमोहर की सर्वेश्वरवा थी। गुलमोहर विला की एक मल्टी टैलेंटेड हाउसकीपर के रूप में वो 40 वर्ष से ज्यादा उम्र की थी। नींद में श्रव्या को अचानक एक ही समय में गर्मी और ठंड का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसे दवा खिला रहा है। उसने ये भी महसूस किया कि कोई उसके पसीने को पोंछ रहा है और कभी-कभी उसके सूखे मुंह में पानी पिला रहा है। रात होने के कारण विराज पहले ही वापस जा चुका था, लेकिन गुलमोहर विला की दूसरी मंजिल पर 2 कमरों में लाइट अभी भी चालू थी। सुरेखा आंटी ने स्टडी रूम का दरवाजा खटखटाया। अंदर से परमिशन मिलने के बाद दरवाजा खोला। उसने छोटे मालिक को टेबल के पीछे लगन से काम करते देखा। छोटे मालिक, मैंने अभी मिस सिन्हा को कुछ दवा खिलाई है। उनका बुखार उतर गया है और मैंने उनके कपड़े भी बदल दिए हैं। चादर उनके भीगे कपड़ों की वजह से गीली हो गई थी, तो मैंने उसे भी बदल दिया, सुरेखा आंटी ने धीरे से कहा। युवान ने बिना सिर उठाए चुपचाप सिर हिला दिया। मम्मा, इतना सब करने के लिए थैंक यू। पहले ही काफी देर हो चुकी है। आप वापस जा सकती हैं। सुरेखा आंटी ने ग्रीट किया और कहा, ठीक है छोटे मालिक, मैंने कुछ दलिया बनाया है। मिस सिन्हा ने बहुत उल्टी की थी, इसलिए मुझे चिंता है कि जब वो उठेगी तो उनको भूख लग सकती है। युवान ने कुछ जवाब नहीं दिया। सुरेखा आंटी ने फिर पूछा, छोटे मालिक, क्या आप रात का खाना चाहते हैं? मैं आपके लिए कुछ हल्का खाना भी बना सकती हूँ। मैंने पहले खा लिया है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अपने हाथों में दस्तावेजों को पलटते हुए युवान ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। छोटे मालिक, आपको भी अब आराम करना चाहिए। मैं अब वापस जा रही हूँ, सुरेखा आंटी ने चिंता से कहा। वो चिंतित थी कि वो अपने छोटे मालिक के काम में डिस्टर्बेंस डाल रही होगी, इसलिए वो तेजी से चली गई। दरवाजे के बंद होने की आवाज सुनकर युवान ने सिर उठाया। एक थकान की लहर उसके चेहरे पर दिख रही थी और उसने थकावट से एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। तेरा घूमने जाना। पूरी रात की बारिश के बाद सुबह के करीब आसमान साफ हो गया था। सुबह की हवा चल रही और हवा में ताजगी का एहसास छोड़कर जमीन सूखने लगी थी। बालकनी पर लगे हल्के रंग के पर्दे हिलने लगे थे। छोटी सी जगह से ठंडी हवा कमरे में आ रही थी। तेज सिर दर्द ने श्रव्या को नींद से जगा दिया। उसने अपनी भारी पलकें खोली और उठकर बैठ गई। उसकी आंखें खुलते ही जो दिखा वो एक अनजान जगह थी। ये उसका कमरा नहीं था। उसने जल्दी से चारों ओर देखा और महसूस किया कि यह हल्के पीले रंग की थीम वाला एक बहुत बड़ा कमरा था। इसके अलावा ये उसके घर के जैसे ही एलिगेंट तरीके से डेकोरेट किया हुआ था। हालांकि ये कमरा एक ही रंग में सजा हुआ था और यहाँ का फर्नीचर काफी महंगा दिख रहा था, इसलिए उसे यकीन था कि ये उसका कमरा नहीं है। वो जल्दी से उठ बैठी। उसके अचानक हिलने डुलने से उसका सिर दर्द और बढ़ गया। उसने अपने एयरलोम पर हाथ फिराया और याद करने की कोशिश की कि कल क्या हुआ था। श्रव्या को मेघना के साथ निरीक्षण के लिए पैलेडियम प्लाजा जाना याद आया। वहां उसकी मुलाकात धैर्य से हुई, फिर वो कंपनी में वापस चली गई। मेघना को वापस घर छोड़ने के बाद वो रेनबो एंटरटेनमेंट सिटी के अंदर आते एक एंटरटेनमेंट क्लब में गई और वहां खूब शराब पी। फिर उसने कुछ ज्यादा ही पी लिया था। फिर उसे कुछ और याद नहीं आ रहा था। आप उठ गई हो? सामने की तरफ से एक गहरी और शांत आवाज आई। उसने युवान को कैजुअल ग्रे कपड़ों में देखा, उसका खूबसूरत चेहरा, शांत आंखें और उसके ब्लैंक एक्सप्रेशन। आप यहाँ? श्रव्या चौंक गई और उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसके बालों ने उसके पीले चेहरे को आधा ढक दिया और उसकी आवाज शुष्क लग रही थी। मैं यहाँ कैसे आई? उसने फिर खुद को देखा और महसूस किया कि उसके कपड़े बदल दिए गए हैं। अनजाने में उसने खुद को ब्लैंकेट से ढक लिया। युवान जो तब से उसे देख रहा था, उसने उसका रिएक्शन देखा। अपनी सामान्य शांत आवाज में उसने स्पष्टता करते हुए कहा, आप सड़क के किनारे नशे में थी और मैं इत्तेफाक से वहां से गुजर रहा था।
आपको बुखार हो गया था और सुरेखा आंटी ने पूरी रात तुम्हारी देखभाल की है। एक सामान्य वाक्य ने श्रव्या के सारे शक दूर कर दिए। श्रव्या को राहत हो गई थी, इसलिए उसने अपना सिर हिलाया और कहा, थैंक यू सो मच। श्रव्या अपने सामने खड़े इस आदमी की पूरी तरह एहसानमंद थी, क्योंकि वो बार बार उसकी मदद करता रहा था। युवान ने अपना सिर हिलाया, अब उसके चेहरे के भाव थोड़े सॉफ्ट हो गए थे। उसने बेड के पास कुर्सी पर रखे कपड़ों की ओर इशारा किया। आपके लिए कपड़े कुर्सी पर हैं। सुरेखा आंटी ने आपके लिए सब तैयार किया है। नहाने के बाद आप बाहर आ जाइए, हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। श्रव्या ने उस दिशा की ओर देखा जहां युवान ने इशारा किया था और उसने उस कुर्सी पर एक जोड़ी कपड़ों अच्छे से सेट करके रखा हुआ देखा। जैसे ही वो कुछ कहने वाली थी, वो आदमी पहले ही रूम से बाहर निकल चुका था। श्रव्या ने अपनी आलस को दूर किया और बिस्तर से उठ गई। कपड़े लेकर वो बाथरूम की ओर चल दी। 20 मिनट बाद वो सीढ़ियों से नीचे उतरी और देखा कि युवान सोफे पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। टेबल पर गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट परोसा गया था। युवान ने जब सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आहट सुनी, तो उसने अपने अखबार से नजरें हटाकर ऊपर देखा और देखा कि श्रव्या ऊपर से नीचे आ रही है। सुरेखा आंटी ने उसके लिए जो कपड़े तैयार किए थे, वो एक पर्पल कलर की घुटनों तक आती फ्रॉक टाइप ड्रेस थी, जो उसे अच्छी तरह से फिट आ रही थी। उसके कमर तक के लंबे बाल बन बनाकर बंधे हुए थे, जिससे उसका छोटा और खूबसूरत चेहरा निखार कर सामने आ रहा था। वो काफी फिट और फाइन दिख रही थी। युवान ने अपनी आंखें उससे हटा ली और अपने बगल में खाने की टेबल की तरफ देखा। पहले कुछ नाश्ता कर लो। सुरेखा आंटी आपके लिए हेल्दी काढ़ा बनाने के लिए खासकर जल्दी आ गई थी, ताकि आपको हैंगओवर उतर जाए। ओके, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। श्रव्या मना करना चाहती थी क्योंकि उसने पहले टाइम देखा था, उसे महसूस करते हुआ था कि आज उसे देर होने वाली थी। जैसे ही श्रव्या ने कहा, किसी ने एक सॉफ्ट आवाज में कहा, मिस सिन्हा आप जाग गई। अचानक आए आवाज ने श्रव्या को चौंका दिया। उसने उस तरफ देखा और महसूस किया कि बोलने वाला इंसान एक बहुत ही सौम्य दिखने वाली मिडिल एज की महिला है, जिसके हाथ में एक सर्विंग ट्रे थी। वो किचन से निकली ही थी। हेलो, श्रव्या ने आने वाले इंसान को ग्रीट करने का फैसला करने से पहले इसके बारे में सोचा। आप मुझे सुरेखा आंटी बुला सकती है। अब आपको कैसा लग रहा है, मिस सिन्हा? कल छोटे मालिक जब आपको घर लाए, तो उसके थोड़ी देर बाद ही आपको बुखार हो गया था। आप थोड़े कमजोर लग रहे हैं, इसलिए बेहतर है कि आप इतना न पिया कीजिए। इसके अलावा आप बारिश में फंस गए, फिर आपको बुखार और फ्लू हो गया। सुरेखा आंटी ने अपनी ट्रे से दलिया टेबल पर रख दिया और वो मुस्कुराए और युवान की ओर मुड़ी। छोटे मालिक, आइए और नाश्ता कर लीजिए। युवान ने अखबार रख दिया और उठकर टेबल की ओर चल दिया। उसने श्रव्या की ओर देखा और गहरी, संवेदनशील आवाज में कहा, मैंने पहले ही आपके सीनियर से आपको एक दिन की छुट्टी देने के लिए कह दिया है। हाँ, मिस सिन्हा, आपका बुखार अभी अभी कम हुआ है। बेहतर होगा कि आप पहले 1 या 2 दिन आराम कर लें, उसके बाद ही ऑफिस जाए। मैंने अभी अभी काढ़ा बना लिया है, ताकि आपको ठीक होने में मदद मिल सके। मैंने इसमें थोड़ी अदरक डाल दी है। इसमें से 1-2 वॉटकी पी लो, ये आपके लिए काफी अच्छा है, सुरेखा आंटी ने जोश के साथ कहा। युवान पहले ही डाइनिंग टेबल पर बैठ चुका था। सुरेखा आंटी की बात सुनकर श्रव्या ने सिर हिलाया। उसका गला अभी भी थोड़ा सूखा और कर्कश था, लेकिन उसकी आंखें सामने वाले प्रति आभार से भरी हुई थीं। कल रात के लिए थैंक यू, पूरी रात मेरा ध्यान रखने के लिए। वो अभी भी पिछली रात के कुछ हिस्सों को धुंधले से याद कर पा रही थी। वो लगभग पूरी रात करवटें बदलती रही, उल्टी और बुखार से कांपती रही। उसकी इस खराब हालत के बीच सुरेखा आंटी ही थी जो प्रेम से उसकी देखभाल कर रही थी। सुरेखा आंटी मुस्कुराई, मुझे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। वो छोटे मालिक ही थे जो आपको वापस लेकर आए थे। आपको छोटे मालिक का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं पहले गार्डन के पेड़ों को पानी देने जा रही हूँ। आप लोग कुछ नाश्ता करो, नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा। फिर
उन्होंने अपना एप्रन उतार दिया और बाहर चली गई। युवान, जो श्रव्या सामने बैठा था, चुपचाप अपना नाश्ता कर रहा था। उनकी बॉडी लैंग्वेज और खाने का तरीका हाई सोसाइटी के अनुरूप था। ये देखकर कि श्रव्या उसे देख रही है, युवान ने धीरे से ऊपर उसकी तरफ देखा। जब उसने देखा कि श्रव्या अभी भी कहीं खोई हुई है, तो उसने कहा, क्या आपके हाथ में दर्द हो रहा है? फिर श्रव्या को याद आया कि उसके हाथ के पिछले हिस्से पर अभी भी पट्टी बंधी हुई है, लेकिन इससे उसको खाना खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए उसने अपना सिर न में हिलाया। नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या कहना चाहिए। मैं हमेशा आपको। युवान स्पष्ट रूप से उसकी बात समझ रहा था। उसने उसकी आंखों में एक नज़र देखा, जैसे वो सब कुछ देख रहा हो। आप हमेशा मुझे अपने आप को इतना हारा हुआ देखने देते हैं, और फिर आपको लगता है कि खुद को छिपाने की कोई जगह ही नहीं मिलती। श्रव्या चौंक गई। फिर अचानक वो खिलखिलाकर हंसी और फिर चुपचाप अपनी नजरें नीची कर लीं। युवान ने धीरे से कांटे की कटोरी उसकी ओर बढ़ाई और बहुत धीमी आवाज में उन्होंने कहा, दवा से झूठे रोग दूर नहीं होते, शराब वास्तविक दुख को दूर नहीं कर सकती। जब आपको इसकी आदत हो जाएगी, तो आपको इसे सहन करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। मुझे पता है, लेकिन कभी कभी आपको खुद को एडजस्ट करने के लिए बहुत बहुत लंबे समय की आवश्यकता होती है, फिर खुद को एडजस्ट करना एक आदत बन जाती है ना? श्रव्या ने गहरी सांस ली और वो शांति से मुस्कुराई, ये सोचते हुए कि आपको एडजस्ट करने के लिए समय चाहिए क्योंकि आपके दिल में उम्मीद है कि आप जाने देना नहीं चाहिए है। क्या आप अभी भी पास्ट का अफसोस कर रहे हो? युवान ने उसकी ओर देखा, उसकी मुस्कान हल्की कोल्डनेस के साथ थी। जितना भी आप अफसोस कर ले, आप कभी पास्ट में वापस नहीं जा पाएंगे। कभी कभी मैं थोड़ा क्यूरियस होती हूँ कि मैं इतने बुरी तरह फेल कैसे हो सकती हूँ। श्रव्या खुद पर हंसी, फिर उसने धीरे से हाथ उठाया और काढ़े की कटोरी उठा ली। उसने चुपचाप वो पी लिया। बस एक घूंट भरते ही उसे अचानक याद आया कि उसकी कार अभी भी क्लब में थी, इसलिए उसने ऊपर देखा और पूछा, वो मेरी कार? उसने अपना बैग उल्टा कर दिया था पर कार की चाबियां नहीं ढूंढ पाई थी। वो बाहर पड़ी है। मैंने अपने असिस्टेंट को उसे वापस लाने के लिए कहा था। लिविंग रूम में कार की चाबी कॉफी टेबल पर पड़ी है, युग ने लिविंग रूम की दिशा में इशारा करते हुए कहा। श्रव्या का चम्मच उसके मुंह के बीच में ही रुक गया। उसने इसके बारे में कुछ देर सोचा, फिर अपनी बात कहने का फैसला किया। थैंक यू। आपने पहले भी मेरी कई बार मदद की है। पहले मैं कहती रहती थी कि मैं आपको डिनर पर लेकर जाऊंगी। मैं अब भी पिछली बार की आपकी एहसानमंद हूँ। मुझे जानना है कि यदि आप आज फ्री हैं तो मैं आपको बाहर लंच पर लेकर जाना चाहती हूँ। उसकी आंखें कृतज्ञता और ईमानदारी से भरी हुई थीं और उसका हल्का सा पीला चेहरा भी लाल होने लगा था। ये मैनर्स के हिसाब से बिल्कुल सही था। इस काम की फील्ड में कुछ वर्षों से होने के कारण वो अच्छी तरह से समझ गई थी कि किसी को पता होना चाहिए कि थैंकफुल कैसे होना चाहिए। आपने पूरे दिल से रिक्वेस्ट की है, तो अगे इस बात का मान नहीं रखूं तो वो सही नहीं है। इस बार युवान से इनकार नहीं हुआ, खास करके इसलिए वो आज के दिन भी आराम कर रहा था। अगले दिन वो सनशाइन वर्ल्ड जाएंगे और ऑफिशियल तौर पर सनशाइन वर्ल्ड कॉर्पोरेशन के नए चेयरमैन के रूप में अपना काम संभालेंगा। वो पिछले कुछ दिनों से गुप्त तरीके से पूरे सनशाइन वर्ल्ड कॉर्पोरेशन के कामों का निरीक्षण कर रहा था और उसने सुना था कि उसके सामने बैठी महिला ने पिछले कुछ समय में काफी प्रभावशाली तरीके से काम किया है। अनजाने में वो उस पर कुछ ध्यान देने लगा था। जब श्रव्या ने उसका जवाब सुना तो उसके होठों पर धीरे धीरे एक मुस्कान आ गई। उसने विनम्रता से कहा, थैंक यू सो मच। क्या आपने सोचा है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं? शहर बहुत बदल गया है। आप तय करें कि कहाँ जाना है, युवान ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। मैं डिसाइड कर सकती हूँ। क्या आप श्योर हैं कि आप मेरे द्वारा ऑर्डर किए गया खाना खाना पसंद करेंगे? श्रव्या हंसे बिना न रह सकी। जब तक खाना लाइट है। हालांकि इसके बारे में सोचा जाए तो आपकी पसंद ठीक ही होगी, युवान ने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा। मम्मा, समझ गई। फिर मैं आपको उस जगह पर ले आऊंगी जहां मैं अक्सर जाया करती हूँ।
मुझे लगता है कि आपको ये काफी पसंद आएगा। श्रव्या को अचानक वो जगह याद आ गई जहां वो अक्सर रेर ऐसा शानदार भोजन करने जाती थी। उसने याद किया कि ये जगह काफी सोफिस्टिकेटेड है। ठीक है, मैं लंबे समय से वापस नहीं आया हूँ, इसलिए गाड़ी लेकर घूमने जाना एक बहुत अच्छा आइडिया है। आज शहर में हुए बदलावों को देखने के लिए मुझे घुमाने ले चलो। जब युवान ने उसे देखा तो उसकी शांत नजरों में एक सहजता आ गई। श्रव्या सिर हाँ में हिलाने से पहले एक पल के लिए झिझकी। मम्मा, यह मेरा खास अधिकार है। तो नाश्ता कर लो, हम थोड़ी देर में बाहर जाएंगे। युवान के ये कहने के बाद वो दोनों चुपचाप खाना खाते रहे। सुरेखा आंटी भले ही बेहतरीन खाना बनाती थी, श्रव्या ज्यादा नहीं खा सकती थी। एक प्लेट पोहे और टोस्ट के एक पीस के बाद उसे बिल्कुल भी नहीं खाया गया। युवान के पास एक कॉल आई। इससे पहले कि वो अपना नाश्ता खत्म करता, वह उठा और ऊपर की तरफ चला गया। लगभग 1 घंटे के बाद भी उसने उसे फिर से फोन पर बात करते देखा, जब वो नीचे की ओर सीढ़ियों से आ रहा था। जब उसने देखा कि श्रव्या सोफे पर टीवी देख रही है और उसका इंतजार कर रही है, तो उसने धीरे से उसे इशारा करने के लिए हाथ उठाया। श्रव्या ने हमें सिर हिलाया और फिर कॉफी टेबल से अपनी चाबी लेने चली गईं। वो अभी विला के गेट से बाहर निकली ही थी कि श्रव्या ने दूर से अपनी कार सड़क के किनारे खड़ी देखी, जबकि युवान की लो प्रोफाइल फेटन उसकी कार के पीछे खड़ी थी। श्रव्या ने अपनी आंखें सिकुड़ी। वो अचानक रुक गई और पीछे मुड़कर उस आदमी को देखने लगी। जब उसने उसे अभी भी फोन पर देखा और यहाँ तक कि उसके हाथ में दस्तावेजों को पलटते हुए देखा, तो उसने सोचा कि ये उसके काम से संबंधित कुछ होना चाहिए। जब युवान ने देखा कि सिया उसे देखने के लिए रुकी है, तो उसने भी उसकी तरफ देखा। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और सिया को देने एक कार की चाबी निकाली। वो स्पष्ट रूप से उसे अपनी कार चलाने के लिए कह रहा था। उसकी कार के बारे में क्या? श्रव्या ने उसे थोड़ा खोए हुआ देखा, फिर उसने देखा कि युवान ने पहले ही कार की चाबी उसे उछाल दी थी। अभी भी फोन पर बात करते हुए वह अपनी कार की आगे वाली पैसेंजर सीट की ओर चला गया। श्रव्या ने कार की चाबी पकड़ ली और केवल असहाय होकर फेटन की ड्राइवर की सीट पर बैठ गई। उसने अंदर जाने के लिए दरवाजा खोला और बहुत जल्दी कार शुरू कर दी। कार चलाने के एक्सपीरियंस के वजह उसने कार को मोड़ दिया और पलक झपकते ही कार गुलामहोर विला से दूर जा रही थी। मम्मा, बाद में मैं देखने जाऊंगा। आप लोग अभी प्रपोजल तैयार कीजिए। कल मैं कंपनी में वापस आऊंगा। अगले सोमवार को मेरे डेस्क पर प्रपोजल भेज दे। कोई और सवाल? फोन पर बात करते ही युग ने अपने साथ लिए दस्तावेजों को देखा। कुछ देर बाद उसने फोन काट दिया। हम कहाँ जा रहे हैं? श्रव्या बता सकती थी कि वो काफी व्यस्त लग रहा था। उसने अभी एक फोन काट ही रहा था कि दूसरा फोन आ गया। एक्सप्रेस रिंग रोड लो, शहर के दक्षिण में चलो, बेलापुर ब्रिज। उसने एक जगह का जिक्र किया, फिर श्रव्या की तरफ देखा। क्या आप रास्ता जानती हैं? कार के जीपीएस की ओर इशारा करने से पहले श्रव्या ने सिर हिलाया। भले ही मैं नहीं जानती, ये तो जानता है। युवान मुस्कुराया। उसने अपने दस्तावेज दूर रख दिए और खिड़की से बाहर देखने लगा। क्या ये ट्रिप लाएगी श्रव्या और युवान को करीब? जानने के लिए पढ़ते रहे मेरी ये स्टोरी। श्रव्या ने हल्की सांस ली, फिर धीरे से कुर्सी खींची और अपना हैंडबैग एक तरफ रखकर बैठ गई। 14 होटपोट। दोपहर का समय होने को था। चारों तरफ कई कारें को गुजर रही थी, जबकि फुटपाथ के दोनों ओर पैदल चलने वालों की भीड़ थी। युवान जो खिड़की के बाहर देख रहा था, वो अचानक नीचे झुका और एक सीडी निकाली और म्यूजिक प्लेयर में डाल दी। म्यूजिक सिस्टम से एक सॉफ्ट और सुकून देने वाला हल्की धुन बजने लगी। श्रव्या उस धुन को बहुत अच्छी तरह जानती थी। यह एक पियानो धुन थी जिसे वो वास्तव में पसंद करती थी, लग जा गले। आपको भी R.D. बर्मन का संगीत पसंद है? श्रव्या धुन सुनकर थोड़ा चौंक गई और उसने उसकी तरफ देखा और धीरे से पूछा। पीछे झुकने से पहले युग ने अपनी पीठ सीधी कर ली। उसके हैंडसम फैश पर एक हल्की सी सहजता थी। मैं इसे कभी कभी सुनता हूँ। क्या आपको पियानो बजाना आता है?
जैसे ही श्रव्या ने सुना, उसने न में थोड़ा सा सिर हिलाया। जब मैं छोटी थी तो मैं उन लोगों से ईर्ष्या करती थी जो पियानो बजा सकते थे। जब मेरा स्कूल शुरू हुआ तो मैंने इसे सीखने के बारे में सोचा, लेकिन शायद इसलिए कि मैं संगीत के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। मुझे याद है जब मैं कॉलेज में थी, मैंने पियानो कोर्स चुना था। बाद में मेरे शिक्षक ने मुझे दूसरा कोर्स चुनने के लिए कहा। वो इस बात को लेकर चिंतित थी कि मैं पास नहीं हो पाऊंगी और अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी। युवान धीरे से हंसा और उसकी आवाज़ काफ़ी सॉफ्ट थी। मैं कह सकता हूँ कि आपके शिक्षक ने आपका अच्छी तरह ध्यान रखा होगा। अगर उनकी जगह कोई और होता तो वे शायद आपको तब तक इस क्लास को दोहराने देते जब तक आप पास नहीं हो जाती। सिया ने अपने होंठ पाउट किया और अंत में मुस्कुरा दी। उसकी टिमटिमाती हुए आंखों में एक बदलाव था क्योंकि उसने स्टीयरिंग को स्थिर रूप से पकड़ रखा था, जबकि उसका दूसरा हाथ आदतन कार की खिड़की पर कोहनी रखकर हाथ पर सिर को रखा हुआ था। नहीं, ये इसलिए था क्योंकि वो मेरे पास होने की कोई उम्मीद नहीं देख सकती थी। मैं स्कूल में एक अनरिचीवा स्टूडेंट थी, एक स्टूडेंट जिसके कारण शिक्षकों को सबसे ज़्यादा सिरदर्द होता था, खासकर हाई स्कूल में। स्कूल द्वारा मेरे माँ और पापा को बुलाना कोई सामान्य बात नहीं थी। श्रव्या ने जब उन दिनों को याद किया तो उसको अचानक एक उनकही उदासी महसूस हुए। वो वास्तव में तब मासूम थी। वो हमेशा नव्या के साथ क्लास बंक कर देती थी। क्योंकि नव्या और रोहन अलग अलग क्लास में थे, नव्या हमेशा उसे देखने के लिए क्लास बंक कर देती थी और यहाँ तक कि श्रव्या को भी साथ ले जाती थी। उस समय स्कूलों में ओपनली डेटिंग की परमिशन नहीं दी थी। जैसा कि उसने सुना, युवान के चेहरे की स्माइल धीरे धीरे बड़ी हो गई और वो मुस्कुराते हुए अंदाची हुआ। वो बुदबुदाया, फिर कुछ सोच समझकर पलटा और मुस्कुराते हुए श्रव्या को गौर से देखा। लोग हमेशा कहते हैं कि कम उपलब्धि हासिल करने वाले बहुत मेहनत करते हैं, वो लोग एग्जाम से पहले सो नहीं सकते हैं। क्या आप सच में उनमें से एक है? श्रव्या ने उसकी तरफ एक पल देखा, फिर उसने इसके बारे में सोचा और फिर गंभीरता से सिर हिलाया। मैं उनमें से एक हूँ जो हर एग्जाम के वक्त 5 किलोग्राम वजन कम करते हैं। एग्जाम से 2 हफ्ते पहले मैं हमेशा उधम मचाती थी, लेकिन इसके बारे में सोचा जाए तो मैं सच में एक अच्छी जिंदगी जी रही हूँ। आप क्या कहते हैं? आपको देखने से लगता है कि आप शायद हमेशा अव्वल आने वाले स्टूडेंट में से होंगे। युवान बिना कुछ बोले मुस्कुराया। उसने अपना सिर थोड़ा घुमाया और देखा कि कैसे आगे देखते हुए श्रव्या ने ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित किया हुआ है। आप सीनियर हाई स्कूल के लिए कौन से स्कूल गए थे? सीनियर हाई स्कूल। श्रव्या इस बारे में सोचते ही उसकी भौहें तन गईं। दिल्ली पब्लिक स्कूल। मुझे वहाँ कनेक्शन की वजह से एडमिशन मिला था और मैंने वहाँ स्पेशल क्लास में ज्वाइन किया था। हालांकि बाद में मैं होमवर्क पूरा नहीं कर पाई, इसलिए मुझे दूसरे क्लास में शिफ्ट कर दिया गया। दिल्ली पब्लिक स्कूल सिटी का उस टाइम पहला हाई क्लास स्कूल था, जहां आमतौर पर होशियार बच्चे या अमीर परिवारों के बच्चे पढ़ते थे। केवल परिवार के ऊपर निर्भर रहना ही काफ़ी नहीं था, वहां एडमिशन से पहले एग्जाम क्लियर करना भी जरूरी होता है। दिल्ली पब्लिक स्कूल। युवान ने अचानक अपनी भौहें उठाईं और उसकी आंखों में एक झटका सा चमक आया। श्रव्या ने उसके हाव भाव से कुछ समझ गई और हंस पड़ी। मुझे ये मत कहना कि आप भी पहले डीपीएस में थे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद युवान ने अचानक लापरवाही से कहा, डीपीएस की लाइब्रेरी की XX साल की ग्रेजुएशन वॉल पर जाओ और देखो। मेरा नाम अभी भी सबसे ऊपर होना चाहिए। जैसे ही वो मुड़ा और खिड़की से बाहर देखा, उसका गहरा हैंडसम चेहरा थोड़ा स्थिर हो गया। बाहर पहले से ही एक दिन पहले वाले मौसम से आज का मौसम विपरीत था। आसमान में अभी भी धुंध छाई हुई थी और ठंडी हवाएं लगातार चल रही थीं। वो स्पष्ट रूप से देख सकता था कि फुटपाथ के दोनों ओर कुछ व्यापारियों ने पहले से ही नए साल के स्वागत का सामान बेचना शुरू कर दिया था। हालांकि जब युवान ने ये कहा तो श्रव्या चौंक गई। वो युवान को देखकर थोड़ा हैरान हुई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो उसका एक क्लासमेट भी होगा, या वे सीनियर और जूनियर भी हो सकते हैं, हालांकि वो उससे कुछ साल बड़ा है।
ये सब सोचते सोचते उसे अचानक कुछ याद आया। इतना समय हो गया था, फिर भी वो उसका नाम नहीं जानती थी। श्रव्या पहले इसके बारे में नहीं पूछा था और बाद में भी युवान ने इसे बताया नहीं। वो काफी देर तक झिझकती रही और धीरे से बोली, आप। युवान, जैसे कि श्रव्या के विचारों को पढ़ सकता था, इससे पहले कि वो बोलना खत्म कर पाती, उस जगह में उसकी गहरी और सुरीली आवाज धीरे से गूंजी, युवान मेहरा। युवान मेहरा। श्रव्या की पहली प्रतिक्रिया ये थी कि उसे लगा कि ये नाम कुछ जाना पहचाना लग रहा है, जैसे कि उसने वो नाम पहले कहीं सुना हो। हालांकि उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वो लोग आगे एक भीड़ वाले ट्रैफिक जंक्शन पर पहुंचने वाले थे, इसलिए उसने अपने सभी विचारों को एक तरफ धकेल दिया और ड्राइविंग पर फोकस कर किया। कार एक्सप्रेस रिंग रोड से गुजरी और बहुत तेजी से साउथ रिवर ब्रिज पर पहुंच गई। सड़क के किनारे पुल के नीचे युवान और श्रव्या ने कार पार्क कर दी। फिर वो नदी के किनारे रोड पर काफी दूर तक चलते रहे। श्रव्या ने महसूस किया कि युवान उस समय वहां की जमीन का निरीक्षण करना चाहता था। साउथ रिवर बहुत अच्छी तरह से विकसित की गई थी। पहले सनशाइन वर्ल्ड कॉरपोरेशन ने भी एक पूरी टाउनशिप बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन बाद में क्योंकि उन्हें किसी अन्य प्रोजेक्ट पर फोकस से काम करना था, तो इस प्रोजेक्ट को अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। श्रव्या को युवान दूर की सोच रखने वाला इंसान लगा। सिटी की आबादी काफी ज्यादा है और यहाँ से ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी अनुकूल थी। अगर इस जगह को विकसित करना है तो भविष्य की संभावनाएं काफी उज्ज्वल थी। वर्तमान में हालांकि बहुत से लोग अभी भी इस जगह के बारे में ज्यादा होप नहीं रखते थे, फिर भी श्रव्या व्यक्तिगत रूप से इस जगह के बारे में बहुत पॉजिटिव सोचती थी। वो लोग वहां ज्यादा समय तक नहीं रहे। कुछ गहन विचार करने के बाद वो दोनों कार में वापस आ गए। इस समय दोपहर हो गई थी, इसलिए श्रव्या ने सीधे उनके लंच की जगह पर जाने का फैसला किया। श्रव्या युवान को खाने के लिए जिस जगह लाई थी, वो कोई हाई क्लास का रेस्तरां नहीं था। इसके बजाय ये एक बेहद अनोखा साउथ रिवर रेस्तरां था। नदी के किनारे एक गर्म पानी के झरने के किनारे पर बना एक ताजगी और सुंदर सा छोटा सा चाइनीज रेस्तरां था। आप जो कुछ भी खाना चाहते हैं उसे बस ऑर्डर करें। आपको शर्माने की जरूरत नहीं है। श्रव्या ने युवान को मेन्यू सौंप दिया। उसकी आंखें में एक चमक उठी थी। युवान ने मेनू को ले लिया और प्रॉपर क्लास के साथ उसे फ्लिप करना शुरू किया। यहाँ का मेनू खाने के लिए बुरा नहीं है, खासकर हॉटपॉट के लिए। युवान ने अभी मेन्यू खोला ही था कि श्रव्या की धीमी और हल्की आवाज अचानक स्पष्ट रूप से आई। उसने ऊपर देखा कि श्रव्या की आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं, अस्पष्ट रूप से होपफुल लग रही थीं। श्रव्या के उदासीन, सुंदर चेहरे पर सहजता झलक रही थी। आखिरकार वो उसके सुझाव के साथ गया और साइड डिश के रूप में खाने के साथ हॉटपॉट का ऑर्डर दिया, साथ ही स्नैक वाइन का ऑर्डर दिया। जब युवान ने मेन्यू वापस वेटर को सौंप दिया और पूछने वाला था कि क्या वो कुछ और ऐड करना चाहती है, तो उसने देखा कि वो पहले से ही अपनी ठुड्डी को एक हाथ में टिकाए हुए खिड़की से बाहर देख रही थी। युवान ने वेटर को जाने का इशारा किया। उसके बाद उसने भी खिड़की के बाहर नजर की। उसने देखा नदी के किनारे बेर के पेड़ थे, जिस पर फूल खिले हुए थे। उनकी पंखुड़ियां चारों ओर फड़फड़ा रही थीं और जमीन पर गिर रही थीं। बेर के पेड़ के आसपास हरे फुटपाथ पर कई लोगों हाथ पकड़कर चल रहे थे। वो लोग या तो लवर्स थे या 3 लोगों का परिवार। रेस्तरां की सर्विस बहुत अच्छी था, इसलिए थोड़ी देर में खाना सर्व हो गया था। श्रव्या ने वाइन की बोतल उठाई और चुपचाप 2 खाली ग्लास भर दिए। उसने धीरे से उसमें से एक को युवान की ओर किया, जबकि उसने दूसरे को उठा लिया। उसने फिर कुछ घूंटों में ग्लास को खत्म करने के लिए आराम से चेयर पर बैठ गई। श्रव्या की टिमटिमाती आंखें बदल गईं। अचानक पहले का कुछ याद आया और उसने खुद के लिए एक और ग्लास तैयार किया और एक छोटा सा घूंट लिया। मैंने पहले एक बार इत्तेफाक से एक बार ये वाइन पी है। पहले तो मुझे इसका स्वाद पसंद नहीं आया, लेकिन पता नहीं कब इसकी आदत हो गई। इसे ट्राई करिए, हालांकि मुझे लगता है कि आपको इसकी आदत नहीं होगी। युवान ने चुपचाप उसकी बात सुनी और अपना ग्लास उठाया।
उसने एक छोटा सा घूंट लिया और पाया कि ये बहुत स्वादिष्ट है। इसका चिकना और मीठा स्वाद था और सुगंधित भी थी। युवान स्पष्ट रूप से याद आया कि उसकी दादी ने एक बार कहा था कि यदि एक महिला वाइन की तरह हो सकती है तो ये शायद एकदम सही कॉम्बिनेशन होगा, मीठी, रिच और खूबसूरत ढंग से वाइन की तरह सुगंधित, मिस्टीरियस, सुंदर, फिर भी एक भयानक जहर जैसे स्नैक। काफी देर हो चुकी थी उसके होश में आने से पहले। जब श्रव्या देखा कि युवान चुपचाप उसे देख रहा है तो वह थोड़ा मुस्कुराई और माफी मांगते हुए बोली, क्या आपको इसकी आदत नहीं है? क्या मैं इसे रेड वाइन की बोतल से बदल दूं? युवान ने अपना सिर न में हिला दिया। उसने अपने हाथ में से ग्लास धीरे से नीचे रखा और अपने सामने उबलते हुए पोट की ओर देखा। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं बस सोच रहा था, अगर हम ऐसे ही पीते रहें और जल्द ही खाना शुरू नहीं करेंगे तो क्या अंदर का खाना जल्द ही खराब नहीं हो जाएगा? जब उसने उसका गंभीर प्रश्न सुना तो श्रव्या ने पोट में नीचे देखा और देखा कि पोट में चीजें पहले से ही काफी उबल रही थी। वो फिर धीरे से हंसी और खुशी से मीटबॉल लेने के लिए अपनी चॉपस्टिक उठा ली। इसे इस्तेमाल करे, यहाँ के मीटबॉल बहुत टेस्टी हैं, विशेष रूप से झींगे के। धीरे धीरे खाने से पहले उसने इसे थोड़ी सी चटनी में डुबोया और खा लिया। उसे देखते हुए युग ने भी अपनी चॉपस्टिक उठाई और बड़े सलीके से हॉटपॉट में से कुछ उठाया। उसने मीट का एक पतला टुकड़ा निकाला और उसे खाकर उसके चेहरे पर प्रसन्नता आ गई कि उसका टेस्ट काफी अच्छा था। ठंडी हवा की लहरें गुजर गईं। हवा में बेर के फूलों की हल्की सुगंध तैर रही थी, मन को तरोताजा कर रही थी। जब वे रेस्तरां से बाहर निकले तो 3 बज गए थे। फिर भी बादलों और कोहरे की वजह से शाम जैसा माहौल था। रास्ते पर स्ट्रीट लाइट शुरू कर दी गई थी। ड्राइवर की सीट पर श्रव्या ने हमेशा की तरह अपनी ठुड्डी को अपने हाथ पर टिका लिया और खुली कार की खिड़की पर अपनी कोहनी टिका दी थी। दूसरे हाथ से स्टीयरिंग संभाला हुआ था। युवान बेफिक्र था और उसने आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थीं। कार एक बहुत ही मन को भाने वाली शांति से भरी हुई थी। 2 लोग जो एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं जानते थे, वो चुपचाप बैठे रहे। वैसे तो उन्हें थोड़ा अजीब महसूस होना चाहिए, लेकिन अजीब बात यह है कि उन दोनों के बीच ऐसी कोई भावना नहीं थी। इसके बजाय ये ऐसा था कि जैसे वो दोनों दोस्त थे जो एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे। जब वो दोनों एक साथ बैठे तो कुछ न बोले तो भी उन्हें अजीब नहीं लगा। कार तेजी से चौड़ी सड़कों पर दौड़ रही थी। क्योंकि वे हाईवे से गुजर रहे थे, सड़क पर पैदल यात्री नहीं थे। कभी कभी उनके आगे 1 या 2 कार ही चल रही थीं। श्रव्या को स्पष्ट रूप से याद था कि वो जिस रास्ते पर गाड़ी चला रही थी वो काफी सुनसान था, फिर भी ये रास्ता युवान के गुलमोहर विला के लिए शॉर्टकट था। इसे एक एक्सीडेंट संभावित रोड माना जाता था क्योंकि रास्ते में कई मोड़ थे और कई लंबी सुरंगें बहुत सारे मोड़ों के साथ पहाड़ों से गुजरती थीं। इलाका भी काफी जटिल था, इस वजह से लोग आमतौर पर इस रास्ते को नहीं निकलते थे, इस तरह की वातावरण में तो बिल्कुल नहीं। रास्ते की इस तरह की रचना के कारण ऐसा लगाता है कि ये रास्ता कुछ युवानों के लिए स्वर्ग बन गया है, जो एक दूसरे के साथ रेस लगाते हैं। कुछ दिनों पहले न्यूज़पेपर में इस इलाके में कई लग्जरी कारों के रेस की खबर आई थी। वो इस बारे में सोच ही रही थी कि मानो श्रव्या के विचारों से सहमत होते हुए पीछे से तेज रफ्तार से दौड़ती गाड़ियों की सरसराहट सुनाई दी। कई चमकदार रोशनी पीछे से आ रही थी। रियरव्यू मिरर में दिखाई देने वाली रोशनी के कारण श्रव्या लगभग अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी। फुल स्पीड में दोस्ती कारों ने जैसे ही उसे ओवरटेक कर लिया, एक सीटी बजने की तेज आवाजें आईं। ब्यूटीफुल, यदि आप जल्दी नहीं करगे तो हम आगे के रास्ते को बंद करने वाले हैं। क्या आप मेरे साथ आना चाहेंगी? बेपरवाह और तेज हंसी के बीच बगल में एक कार श्रव्या की कार के साथ चलने लगी। समुद्री लुटेरा का एक आंख वाला मास्क पहने हुए एक लड़के ने खिड़की से अपना सिर बाहर निकाला और श्रव्या को चैलेंज करते हुए कहा। श्रव्या ने उसे एक कोल्ड नज़र से देखा। उसकी भौहें थोड़ी टेढ़ी हो गईं लेकिन उसने उन्हें अनदेखा करने की डिसाइड किया।
हालांकि उस कार के बाजू में से एक और कार पहले ही आगे निकल आई थी और लगभग युवान की कार से टकरा गई थी जिसे श्रव्या चला रही थी। शुक्र है श्रव्या ने तुरंत रिएक्ट किया और उसने जल्दी से स्टीयरिंग व्हील घुमा दिया, जिससे वे लोग बाल बाल बच गए। क्या श्रव्या और युवान किसी मुसीबत में पड़ने वाले हैं? 15 वो पागल था। श्रव्या चैन की सांस ले पाती इससे पहले उसके पीछे दाईं तरफ से एक और तेज रोशनी चमकी और दूसरी कार ने दाईं ओर से अटैक किया। ये तब हुआ जब श्रव्या ने महसूस किया कि उसके पीछे 10 से ज्यादा लग्जरी कारें एक दूसरे रेस कर रही है। हकीकत में वो लोग उसे अपनी रेस में शामिल करने के लिए दृढ़ निश्चय लग रहे थे। ब्यूटीफुल, क्योंकि आपकी ड्राइविंग इतनी बुरी नहीं है तो आपको इसे ट्राई करना चाहिए। हमारा एंड पॉइंट रॉयल व्यूज विला के पास का एंट्री गेट है। यदि आप जीतते हैं तो एक जैकपॉट इनाम है, हमारे रेसिंग क्लब की एक स्पेशल मेंबरशिप। जब श्रव्या ने बाएं और दाएं दोनों तरफ को कार के बीच में खुद की कार को सैंडविच होते हुए देखा तो उसकी टिमटिमाती आंखें स्थिर हो गई। जल्दी ही उसके होठों पर एक कोल्ड मुस्कान आ गई और उसकी आंखों में एक चमक उठी। रेस, ये गेम हकीकत में कुछ साल पहले उसके शौक में से एक था। खास करके 3 साल पहले लगभग हर 2 या 3 दिन में वो बाकी रेसर के साथ मिलकर स्पीड के साथ मिलने वाले पागलपन को एंजॉय करती थी। उसके लिए रेसिंग भी अपनी दबी हुई भावनाओं को बाहर निकालने का और उससे फ्री होने का एक बेहतरीन तरीका था। श्रव्या को वापस याद आया कि उसकी ड्राइविंग को उसके दोस्तों के ग्रुप में सबसे अच्छा माना जाता था। 3 साल तक ये गेम नहीं खेलने के बाद उसे यकीन नहीं था कि उसकी बोल्डनेस और ड्राइविंग अब भी उतनी ही अच्छे होगी। भले ही उसे फास्ट ड्राइविंग पसंद थी, लेकिन जब बात रेसिंग की आती है तो ये उसने पिछले 3 सालों में एक भी बार ट्राई नहीं किया था। हालांकि अब अपने पास्ट से रेसिंग की उन यादों को ताज़ा करने के बाद सिर्फ एक बार इसमें हिस्सा लेने में हर्ज क्या था। श्रव्या ने जब इस बारे में सोचा तो वो बाजू वाली पैसेंजर सीट पर बैठे व्यक्ति के बारे में भी भूल गई। एक कार की धीमी आवाज के साथ उसका हाथ जो कार की खिड़की पर टिका हुआ था उससे अचानक स्टीयरिंग व्हील को मजबूती से पकड़ लिया और उसकी आंखें एक शांति और शार्पनेस से भर गईं। उसने उन कारों को घूर कर देखा जो उसे चैलेंज कर रही थी और अचानक एक्सीलरेटर पर पैर रख दिया। कार तुरंत फुल स्पीड में दौड़ने लगी और धनुष की डोरी को छोड़ते हुए तीर की तरह आगे निकल गई। पीछे से तुरंत ही चीखने चिल्लाने और यहाँ तक कि सीटी की तेज आवाजें आने लगीं। तभी पीछे चल रही कारों की स्पीड और तेज हो गई और वो लोग उसे आगे निकलने के लिए रफ्तार बढ़ा दिए। अचानक शांत रास्ता तुरंत कर्कश आवाज से भर गया और 10 से अधिक कारें बेहद खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रही थी। कार की स्पीड फास्ट करने की वजह से हवा की लहरें तेज हो गई। उसके बंधे हुए बाल तेज हवाओं से पूरी तरह अस्तव्यस्त हो गए थे क्योंकि उसके बाली की रिंग बहुत पहले ही हवा में उड़ गई थी। उसके लहराते हुए बाल काले बादलों की तरह आपस में उलझ गए थे। श्रव्या की आंखें फोकस्ड और तेज थी क्योंकि उसने एक्सीलरेटर को अपने पैरों के नीचे पूरी लिमिट तक प्रेस किया हुआ था। श्रव्या द्वारा ड्राइव की जाने वाली फेटन लो प्रोफाइल लग्जरी टाइप की कार थी। ये एक ऐसे टाइप की कार थी जो हाई क्लास के लो प्रोफाइल लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया था। ये एक रेगुलर लाइफ में यूज़ होने वाली कार थी और इसे ड्राइव करना थोड़ा मुश्किल था। श्रव्या जैसे किसी व्यक्ति जिसके पास काफ़ी अच्छा ड्राइविंग स्किल था, उसके लिए इसे ड्राइव करना मुश्किल नहीं था, लेकिन ये कार रेसिंग जैसे स्पोर्ट्स के लिए बिल्कुल नहीं थी। इस तरह ये एक रेसिंग कार नहीं थी। मर्सिडीज बेंज की तरह पोर्श रेस कारें अधिक तेज और हल्की होती है। हकीकत में पोर्श कारें के लिए घुमावदार सड़कें के लिए बेहतरीन होती है, इसलिए जब उन्होंने कुछ टन का सामना किया और एक समकोण टनके से गुजरे तो श्रव्या बहुत स्पष्ट रूप से उनसे पीछे रह गई। जब उसने बाईं तरफ से एक और कार तेजी से आगे जाती देखी तो श्रव्या ने आखिरकार अपनी भौहें चढ़ानी शुरू कर दी। उसे अचानक अपनी ड्राइविंग स्किल पर शक होने लगा। उसने अभी कुछ वर्षों तक ट्राई नहीं किया था और वो सच में इसे भूल गई है। उन्हें हराना चाहती हो। तभी अचानक श्रव्या को बगल से एक गहरी आवाज सुनाई दी। वो चौंका गई। तब जाकर उसे अपने बगल में किसी के होने का आभास हुआ।
वो उसकी तरफ देखने के लिए मुड़ी और महसूस किया कि जो आदमी आराम कर रहा था उसने अचानक अपनी आंखें खोली और शांति से आगे देख रहा था। उसकी आंखों की गहराइयों में तीक्ष्णता के कुछ संकेत दिख रहे थे। क्या आपके पास कोई प्लान है? श्रव्या ने अपनी आईब्रो उठाई और धीरे से पूछा। उसकी खूबसूरत आंखें आशा की किरण के साथ झिलमिला उठी थीं। युवान ने उसके सामने स्पीडोमीटर की ओर देखा। फिर उसके सम्माननीय और हैंडसम चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ गई जब उसने मध्यम आवाज में कहा, इस तरफ आ जाओ। मुझे कार चलाने दो। श्रव्या ने जब उसकी तीक्ष्ण और आत्मविश्वास से भरी आंखों में चमक देखी तो एक अद्भुत विश्वास से उसका मन भर उठा, जैसे कि सब कुछ उसके नियंत्रण में था। खुशी से सिर हिलाने से पहले वो एक पल के लिए झिझकी। उसने फिर धीरे धीरे कार को स्थिर किया। जब कार स्ट्रट रोड पर हाई स्पीड से जा रही थी तो उसने युवान के साथ एक नज़र का आदान प्रदान किया। उसने स्टीयरिंग व्हील को पकड़ रखा था। एक अनकही केमिस्ट्री साझा करते हुए उन दोनों ने छलांग लगाई और तेजी से जगह बदल ली। थोड़ा डगमगाने वाली कार के स्टीयरिंग व्हील को युवान ने स्थिर रूप से पकड़ लिया और कार तुरंत स्थिर हो गई। उसने रियरव्यू मिरर पर एक नज़र डाली और महसूस किया कि उनके पीछे वाली दो रेस कारें तेजी से आगे बढ़ने वाली थी और दोनों तरफ से उनकी पर अटैक करने वाली थीं। युवान के होंठ तुरंत एक परफेक्ट कव में बदल गए। उसकी आंखों में चमक अचानक तेज हो गई। आगे एक अर्धवृत्त मोड़ आने वाला था। पकड़ के बैठो, युवान बोला, जबकि उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान बिखरी हुई थी। उसने तुरंत एक्सीलरेटर को एंड तक प्रेस किया और मोड़ के पास जाकर कार को उसकी सबसे तेज स्पीड पर भगा दिया। उसके हाथ ने तेजी से स्टीयरिंग व्हील को आधा लूप में बदल दिया और कार बहुत खूबसूरती से और तेजी से उन दो कारों के पीछे चली गई जो पहले उनके पास से गुजरे थे। वो पागल था। आगे एक बहुत बड़ा टन आ रहा था, फिर भी उसने कार को उसकी सबसे तेज स्पीड से चलाने की हिम्मत की। श्रव्या उसे अंदर ही अंदर सुनाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। हालांकि इसके बावजूद को पायलट की सीट पर बैठने के दौरान उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। तेजी से आती हवाओं ने उसके बालों को उलझा दिया था और उस अचानक स्पीड ने उसे अस्थिर भी कर दिया था। हुश, वे तूफान की तरह गुजर गए और ऐसा लगा कि स्टीयरिंग व्हील अचानक उसके लिए सॉफ्ट हो गया है। इससे युवान को मनचाहे ढंग से नियंत्रित करने की अनुमति दी, जैसा कि वह चाहता था, खासकर जब वे आगे बड़े टन के पास से निकल गए। कार जरा भी धीमी नहीं हुई। कार खूबसूरती से आगे बढ़ रही थी और कुछ रेस कारों को पीछे छोड़ दिया, जो गोली की तरह फास्ट स्पीड से आगे चल रही थीं। कार के टायरों के जमीन से टकराने की चुभती आवाज, जैसे जैसे कारें निकलती गईं और इससे पहले कि सड़क के किनारे के पेड़ों के पत्ते जमीन को छू पाते, पीछे की कारों ने तेजी से उनका पीछा करती आई परतों को फिर से उड़ा दिया। एक पल में 10 से ज्यादा कारें पागल तूफान की तरह आगे की ओर दौड़ती हुई प्रतीत हुईं। पलक झपकते ही वे गायब हो गए। युवान ने कार को बहुत अच्छे से संभाला। उसके कार की दिशा और उसे मोड़ने की स्किल परफेक्ट से भी परे थी। जब उसने देखा कि एक लग्जरी कार जो पहले आगे चल रही थी, पीछे छूट रही थी, तो श्रव्या अपने बगल में बैठे आदमी की तारीफ किए बिना नहीं रह सकी। भले ही कार मेन इम्पोर्टेंट थी, ड्राइवर की ड्राइविंग स्किल और भी महत्वपूर्ण थी। इस आदमी की ड्राइविंग स्किल काफ़ी इम्प्रेसिव थी। जिस तरह से उसने अपनी स्किल का यूज़ किया और जिस तरह से उसने स्थिति को सही ढंग से आंका और समझा, कार की कमी को उसके एडवांटेज में बदल दिया। इससे पहले कि श्रव्या भी ये सब मुश्किल से कर पा रही थी, जबकि वो अब आसानी से कार को हैंडल कर रहा था। कार बिजली की गति से आगे की अंधेरी सुरंग से गुजरी। कई स्ट्रीट लाइटों को मरम्मत की आवश्यकता थी, इसलिए यहाँ अच्छी खासी दूरी तक पिच अंधेरा थी। कभी कभी पीछे की कारों से हल्की रोशनी की झिलमिलाहट होती। सुरंग भी टन से भरी होने के बावजूद उसने अभी भी कार को बहुत स्पीड से चलाया। कार के सुरंग की लंबी खड़ी सड़क से बाहर निकलने के बाद 90 डिग्री का एक और टर्न था। सामने देखने पर उन्होंने महसूस किया कि वे लोग पहले से ही रॉयल व्यूज विला के इलाके में पहुंचने वाले थे, इसलिए एंड पॉइंट ठीक आगे होना चाहिए। इस बीच आगे अभी भी दो कारें थीं, एक केन और एक फरारी, जो एक दूसरे से कंधा मिलाकर चल रही थीं। श्रव्या की भौहें तन गईं।
वो अवचेतन रूप से अपने बगल में बैठे आदमी को देखने के लिए मुड़ी, ये देखते हुए कि वो बेहद कुल लग रहा था, क्योंकि उसकी आंखें समकोण टन पर टिकी हुई थीं। आगे चल रही दोनों कारों की गति पहले ही कम होने लगी थी, फिर भी यस्वोश उनकी कार धीमी नहीं हुई, इसलिए वो तेज तीर की तरह आगे निकल गए, बिजली की गति से उनके बगल में चल रही फरारी से आगे निकल गए। क्या है ये? क्या वो मरना चाहते हैं? यहाँ आगे एक सीधी चढ़ाई वाला रास्ता है। क्या वो इतनी स्पीड से चलाकर मरने की कोशिश कर रहे हैं? जैसे ही कमेंट्स की बौछार आ गई, उस पल में जैसे ही वो लोग उस मोड़ के पास पहुंचे, युवान ने ब्रेक पर कदम रखा और उसके हाथ में स्टीयरिंग व्हील ने एक बड़े मोड़ के साथ दिशा बदल दी। कार ने अप्रत्याशित रूप से बेहद फास्ट स्पीड से एक भयानक टायर की जमीन से घसीटने की आवाज आई। तुरंत टन से गुजरने के बाद सब शांत हो गया और वो लोग आसानी से सीधी सड़क पर आगे बढ़ गई। बल्दी हेल, क्या वो भगवान है? शीट, वो अच्छा था। वो आदमी कौन है? वो पागल है। ये कैसे किया? बल्दी हेल, सोकुल, काफी दबंग है, काफी हिम्मत वाला है, काफी जिद्दी है। पीछे से दौड़ती कुछ कारों ने इस चौंकाने वाले दृश्य को देखा था। वो मदद नहीं कर सके, लेकिन अविश्वास में अपनी आंखें चौड़ी कर ली और तुरंत कमेंट करने लगे। स्वोश, ब्रेक की तेज और चुभने वाली आवाज ने हवा में गूंज उठी। फिनिशर लाइन को पार करने वाला ब्लैक फेटन पहला था। युवा साथी जो आगे बंद चौराहे पर अपनी कार के दरवाजों पर झुककर रसिक कर रही कारों के आने का इंतजार कर रहे थे, वे सभी स्तब्ध हो गए थे, क्योंकि उस सभी ने उस कार को देखा था जो तेजी से आगे बढ़ रही थी। युवान ने इंजन बंद किया, फिर उसने मुड़कर श्रव्या की ओर देखा और देखा कि वह अभी भी थोड़ी चकित थी। उसके होंठ तुरंत एक फीकी स्माइल में बदल गए और उसकी चिंतित आवाज धीरे धीरे श्रव्या के कानों में प्रवेश कर गई। क्या आप डर गए हैं? श्रव्या फिर अपने चक्रव्यूह से बाहर निकली। उसने अपना सिर न में हिलाने से पहले अपने गंदे बालों को फिर से व्यवस्थित करने के लिए हाथ उठाया। जैसे वो अभी भी रोमांच महसूस कर रही हो, उसने कहा, मैं बस थोड़ा हैरान थी कि आपकी ड्राइविंग स्किल इतनी अच्छी है। सच में, जब आप सच में रेस में शामिल हो जाते हैं, तो आप ऐसा हो सकते हैं। बेफिक्र सा पागल। रात की ठंडी हवा में श्रव्या के शरीर को थोड़ा कांपता देख युवान ने उसका वाक्य पूरा किया। उसने अचानक कार का दरवाजा खोला, अपना काला जैकेट उतार दिया और लापरवाही से श्रव्या पर फेंक दिया, फिर वह कार से दूर चला गया। ठंडी हवा अपने साथ एक फीकी महक लेकर आई। श्रव्या ने महसूस किया कि युवान जब अचानक बाहर निकल गया, तब उसकी गोद में बोझ था। जब उसने नीचे देखा, तो उसने महसूस किया कि उसका काला जैकेट पहले ही उसकी गोद में गिर चुका था। श्रव्या चौंक गई और उसके हाथ थोड़े सख्त हो गए। वो अभी भी अस्पष्ट रूप से अपने गोद में जैकेट के साथ अपने शरीर में थोड़ी सी गर्मी महसूस कर सकती थी। एक पल के लिए झिझकते हुए उसने जल्दी से युवान की तरफ देखा। युवान ने पहले ही अपनी जेब से सिगरेट का बॉक्स निकाल लिया था और लापरवाही से एक सिगरेट निकाल ली। एक हल्की सी झिझकते हुए जब उसने श्रव्या को देखा, तो उसकी गहरी और बेहद आकर्षक आवाज धीरे धीरे रात की हवा में तैरने लगी। इसे अपने ऊपर पहन लो, बाहर थोड़ी ठंड है। उसकी आवाज में एक आग्रह था जिसका विरोध करना मुश्किल था। फिर, ज्यादा बहुत दूर नहीं, उन कुछ युवा साथियों में से एक, जो प्रतीक्षा कर रहे थे, अभी भी सदमे में गए हुए थे। वो कुछ कहने ही वाला था कि युवान ने उनकी तरफ सिर हिलाया और सिगरेट और लाइटर का अपना बॉक्स उनकी ओर फेंक दिया। उसने तेजी से उसे पकड़कर सिगरेट निकालने के लिए सभी ने उसे इधर उधर पास कर दिया। उन्होंने अपनी सिगरेटें जलाईं और मित्रता के साथ मुस्कुराए और उन्होंने युवान की तरफ सिर हिलाया। इसे ग्रिट करना माना जाता था। श्रव्या ने जब युवान को लापरवाही से धूम्रपान करते हुए पीछे से देखा, तो उसने फिर से अपनी गोद में रखे काले जैकेट को देखा। उसने थोड़ी गहरी सांस ली और इसे पहनने का विरोध नहीं किया। फिर, उसने कार का दरवाजा धक्का देकर खोला और धीरे धीरे नीचे भी उतर गई। रात की हवा वास्तव में बहुत सर्द थी। अभी वो कार से उतरी ही थी कि ठंडी हवा का झोंका आया। वो मदद नहीं कर सकती थी लेकिन हल्का सा कांप गई थी, इसलिए उसने धीरे से अपने थोड़े ठंडे हुए और कड़े हाथों को आपस में रगड़ा। फिर,
वो धीरे धीरे कार के चारों ओर घूमी और युवान की तरफ बढ़ गई। उसके बगल में रुककर उसने कार कर पीछे से तेज गति से दौड़ती कारों को देखने के लिए युवान की नजरों का पीछा किया। रात की हवा तंबाकू की गंध के एहसास के साथ तैरती रही। उनके बगल में पीले रंग की स्ट्रीट लाइट्स ने एक मंद प्रकाश फैला रही थी, जिससे उनके पैरों के नीचे की परछाइयां बहुत लंबी और फीकी दिखाई देने लगी थी। बहुत जल्दी दूसरे रेसर्स ने एक के बाद एक फिनिशर पॉइंट को पार करना शुरू कर दिया। उन्होंने धीरे धीरे संभलकर गाड़ियों को धीमा किया और अपनी गाड़ियां खड़ी कर दीं। वे अपनी कारों से बाहर निकले और युवान की ओर चल पड़े। अच्छा है दोस्त, ये ठीक होता अगर आप सिर्फ हैंडसम दिखते तो, लेकिन आपके पास क्रेजी वाला ड्राइविंग टैलेंट भी है जो सच में गॉड की तरह है। हम तो भाई आपको देखकर ही दंग रह गए हैं। आपने ये कैसे किया? नीले रंग के ट्रैक सूट में एक लंबा डैशिंग लड़का उन कार चला रहे लड़कों में से एक युवान के पास चला आया। उसकी अभिव्यक्ति प्रशंसा से भरी हुई थी और वो प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका, आगे चिल्लाते हुए, ये एकदम परफेक्ट था। मुझे पीछे से सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। आपने अपनी बेहद परफेक्टली ड्राइव कर रहे थे, यहाँ तक कि अगर आप बेफिक्र थे तब भी हम में कोई भी इस तरह ड्राइव नहीं करेगा, खासकर जब आप पहले वाले मोड़ पर आ रहे थे। वो सचमुच पागलपन था। क्या मोड़ लेगी युवान और श्रव्या की जिंदगी?